नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य यूजीसी नेट जेआरएफ में। प्रीवियस ईयर पेपर की जो हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि हम प्रीवियस ईयर पेपर की हल सहित व्याख्या आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, तो उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए आज हम डिस्कस करेंगे जनवरी 2017 का थर्ड पेपर। सेकेंड पेपर हम पहले ही हल कर चुके हैं, तो आइए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन हमारा है वह है हुज्जे बेरी के अनुसार फना का अर्थ है। तो हुज्जे बेरी के अनुसार फना का अर्थ है किसी वस्तु की अपूर्णता का ज्ञान और उसे पाने की इच्छा से विरत होना। अर्थात क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है वह है रास पंचाध्यायी किस छंद में लिखा गया है। तो रास पंचाध्यायी आप सबको पता होगा कि नंद दास जी की बहुत ही प्रसिद्ध रचना है और यह रोला छंद में लिखी गई है, यानी कि विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाता है। कौन सा? विकल्प 3। तीसरा जो क्वेश्चन है, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन रावण रिपुजन सुखदाई राजीव विलोचन भव भय मोचन पही पही शरणै आई। रामचरितमानस की उक्त चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं। तो यह है अहिल्या के, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही विकल्प हो जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, राम और सीता के विवाह के अवसर पर किस कवि ने मिथिला की स्त्रियों से गारी गीत गवाया है। तो इसका जो आपका सही विकल्प होगा वह होगा केशवदास। अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर, अच्युत चरण तरंगिनी शिव सिर मालत माल हरि न बनायो सुरस कीजियो इंदोभाल। इस दोहे के रचनाकार का नाम बताइए। तो इस दोहे का रचनाकार का जो नाम है वह है रहीम दास, जो कि अकबर के दरबारी कवि थे और 9 रत्नों में से एक थे और बैरम खां के पुत्र थे। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित काव्य कृतियों में से कौन सी कृत प्रबंध काव्य नहीं है। इसमें प्रबंध काव्य नहीं है। अक्सर हम अपने एग्जाम में नहीं शब्द जो है उसे नहीं माइंड करते हैं और गलत पढ़ जाते हैं और इससे हमारा आंसर भी गलत टिक हो जाता है। तो इसको आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित काव्य कृतियों में कौन सी कृत प्रबंध काव्य नहीं है। तो यह जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा सुजान हित प्रबंध। सुजान हित प्रबंध आपका प्रबंध काव्य नहीं, जबकि रामचरित, चंडी चरित्र, सुजान चरित ये सब प्रबंध काव्य हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लिखन बैठी जाकी सभी गही गही गरब गरूर भय न केते जगत के चतुर चितेरे कूर। इस दोहे में सभी शब्द का अर्थ है। तो इसमें जो सभी शब्द का अर्थ होगा वह होगा चित्र नायिका के समान, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, गीत संग्रह के रचनाकार हैं। तो जो गीत संग्रह के रचनाकार हैं वह हैं रसनिधि। कौन है? रसनिधि, यानी कि विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, शकुंतला नाटक किसकी रचना है। तो शकुंतला नाटक यह बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। इसके जो रचनाकार वह है नेवाज, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर के पदों का भावानुसरण करते हुए किस कवि ने कृष्ण के जीवन का चरित्र चित्रण किया है। तो इसका जो सही विकल्प होगा वह है ब्रजवासी दास, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में जगत दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है। कौन सी रचना इनकी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11, तो यह जो है जगन्नाथ दास रत्नाकर को सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इनका जन्म हुआ था 1866 में और इनकी मृत्यु हुई थी 1932 में। और ये जकी उपनाम से भी कविताएं लिखते थे। किस नाम से? जकी उपनाम से भी कविताएं लिखते थे। तो इसमें इनकी रचना जो है वो भ्रमरदूत नहीं है, जबकि हिंडोला इनकी रचना है जो कि 1894 में लिखी गई। गंगा अवतरण जो कि 1927 में लिखी गई और उद्धव शतक ये 1929 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1929 में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह शमशेर बहादुर सिंह का नहीं है। कौन सा इनका नहीं है ये पूछा गया है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि शमशेर बहादुर जी का जन्म 1911 में, मृत्यु 1993 में हुई थी। इनका ये देहरादून के थे और इनकी जो रचना इसमें नहीं है वह है आज अभी आँखों से। कौन सी नहीं है? आज अभी आँखों से, ये इनकी रचना नहीं है। जबकि कुछ कविताएं जो कि
1959 में लिखी गई है इनकी रचना है। कुछ और कविताएं ये 1961 में लिखी गई है। और काल तुमसे होड़ है मेरी यह 1988 में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1988 में। एक बात और इनके बारे में जान लीजिए कि इन्हें प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। इन्हें प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, वह है कहाँ हो ए हमारे प्राण प्यारे, किधर तुम छोड़कर हमको पधारे, बुढ़ापे में यह दुख भी देखना था, इसी को देखने को मैं बचा था। ये काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो ये जो काव्य पंक्तियाँ हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। किसकी हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की, जो कि भारतेंदु युग के जनक माने जाते हैं। और इनके गुरु का नाम राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद था। अगला जो क्वेश्चन नंबर 14 है वह है फिर परियों के बच्चे से हम सुबह सीप के पंख पसार, समुद्र पैरते शुचि ज्योत्सना में पकड़ इंद्र के कर सुकुमार। इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार कौन है? तो इन काव्य पंक्तियों के रचनाकार हैं सुमित्रानंदन पंत। इनका जन्म अल्मोड़ा जिले के कौसानी नामक स्थान पर हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, सबका निचोड़ लेकर तुम सूखे जीवन में बरसों प्रभात हिमकंसा आंसू इस विश्व सदन में। उक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। तो इन काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं पंडित जयशंकर प्रसाद, जो कि छायावाद के प्रवर्तक कवि माने जाते हैं। और यह इनके आंसू काव्य से लिया गया है, जिसकी रचना इन्होंने 1925 में की थी। और जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुमित्रानंदन पंत की नहीं है? तो इनकी जो रचना है वह गीता गुंज नहीं है। गीता गुंज किसकी है? निराला जी की, जो कि 1954 में लिखी गई। कब लिखी गई? 1954 में। इसका लेखन काल हम आपको इसलिए बता दे रहे हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं कि कब यह रचना लिखी गई। तो आप ये चीज़ ध्यान से पढ़ लीजिए। गीत गुंज यह 1954 में लिखी गई, जबकि युगपथ जो कि सुमित्रानंदन पंत की रचना है यह 1949 में लिखी गई। उत्तरा कब लिखी गई? 1949 में। युगपथ भी 1949 में। और आतिमा लिखी गई 1955 में। कब लिखी गई? 1955 में। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की है? तो महादेवी वर्मा की रचना इसमें से है महादेवी वर्मा की रचना है नीरजा। कौन सी है? नीरजा। और गीतिका जो कि 1936 में लिखी गई निराला जी की रचना है, जबकि वीणा सुमित्रानंदन पंत की रचना है जो कि 1927 में लिखी गई। और निशा वीणा जो कि सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है जो कि 1927 में लिखी गई। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, कहाँ जाऊँ हर दिशा में मृत्यु से भी बहुत आगे की अपरिमित दूरियाँ हैं। कविता कि ये पंक्तियाँ कुंवर नारायण की किस रचना से हैं? तो ये इनकी आत्मजयी से ली गई हैं। आत्मजयी से, कुंवर नारायण जी की आत्मजयी कविता से लिया गया है। और आत्मजयी इनकी 1965 में लिखी गई है। कब लिखी गई है? 1965 में। और यह एक प्रबंध काव्य है, ये भी आप जान लीजिए, यह एक प्रबंध काव्य है। और चक्रव्यूह इनकी जो रचना है यह भी बहुत प्रसिद्ध रचना है जो कि 1959 में लिखी गई है। और अपने सामने यह 1979 में लिखी गई है, जबकि परिवेश हम तुम यह 1961 में लिखी गई है। कुंवर नारायण जी के बारे में हम जान लेते हैं कि ये तीसरे तार सप्तक के प्रसिद्ध तीसरे तार सप्तक के कवि थे और यह फैजाबाद जिले से थे और इनका जन्म 1927 में हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, वह है चौपट, चपेट और मयंक मंजरी नाटकों के लेखक कौन हैं? तो ये भारतेंदु योगीन नाटक हैं और इनके लेखक हैं किशोरीलाल गोस्वामी। कौन है? किशोरीलाल
गोस्वामी। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, डॉक्टर गोपाल राय के अनुसार हिंदी में नॉवेल के अर्थ में उपन्यास पद का प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यह जो प्रथम प्रयोग किया था यह किया था भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, पांडे बेचन शर्मा उग्र द्वारा रचित उपन्यास नहीं है, तो इसमें से आपका चंद हसीनों की खतूत ये भी इनकी है, बुधवा की बेटी भी इनकी है, दिल्ली का दलाल भी इन्हीं की है, जबकि दिल्ली का कलंक ये है किसकी? ऋषभ चरण जैन की। अगला जो क्वेश्चन है, कर्नाट कबीलों के जीवन यथार्थ के विविध पक्षों पर आधारित है, तो यह है रंगे राघव जी का प्रसिद्ध उपन्यास कब तक पुकारूं। कौन सा है? रंगे राघव जी का प्रसिद्ध उपन्यास कब तक पुकारूं। इसी में कर्नाट कबीलों के जीवन का यथार्थ चित्रण किया गया है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, अरुण और मधुलिका किस कहानी के पात्र हैं? तो यह तो आप सबको पता होगा कि जयशंकर प्रसाद जी की प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार, जो कि 1889 में जन्मे थे और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी, उनकी प्रसिद्ध कहानी पुरस्कार के पात्र हैं अरुण और मधुलिका। अगला जो क्वेश्चन है, भीष्म साहनी द्वारा रचित हिंदी संग्रह नहीं है, तो इसमें भाग्य की रेखा, बागचू, निशाचर ये तीनों इनकी कहानी संग्रह है, जबकि काठ का सपना यह किसका है? गजानन माधव मुक्तिबोध का। और गजानन माधव मुक्तिबोध का ये जो 1967 में काठ का सपना लिखा है उन्होंने, और इनको गहन अनुभूति व इंद्रिय बोध का कवि कहा जाता है। गहन अनुभूति व इंद्रिय बोध का कवि किसे कहा जाता है? अगर ये क्वेश्चन आए तो आप गजानन माधव मुक्तिबोध को जान लीजिए। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है, आधुनिक ईरान की पृष्ठभूमि पर रक्त रंजित इस्लामी क्रांति का चित्रण किस उपन्यास में किया गया है? तो यह जो क्वेश्चन है यह काफ़ी अच्छा है। यह नासिरा शर्मा के द्वारा जो लिखी गई 7 नदियाँ एक समुंदर जो उपन्यास है उसमें इसका चित्रण किया गया है। अगला जो क्वेश्चन है, जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह नहीं है, तो जैनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी संग्रह जो है वह इंसान के खंडहर नहीं है, ये किसका है? मोहन राकेश का। किसका है? मोहन राकेश का, जो कि 1950 में लिखा गया था। इंसान के खंडहर यह मोहन राकेश का है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, वैदिक सूक्तों के गरिमामय उद्गम से लेकर लोकगीतों के महासागर तक जिस अविच्छिन्न प्रवाह की उपलब्धि होती है उस भारतीय भावधारा का मैं स्नातक हूँ। उपयुक्त विचार विद्यानिवास मिश्र ने अपने किस निबंध संग्रह की भूमिका में लिखा है? तो यह जो इसका आपका सही विकल्प जो हो जाएगा वह हो जाएगा चितवन की छाह। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, अज्ञे ने शेखर के संदर्भ में अपने किस निबंध में स्वीकार किया कि ज्या क्रिस्तोफ के अनवरत आत्मशोध और आत्म साक्षात्कार का जो चित्र रोला ने प्रस्तुत किया उससे कुछ अवश्य प्रेरणा मिली है? तो यह इन्होंने बताया है किसमें? आत्मने पद में। किसमें बताया है? आत्मने पद में। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 29, आज इस पराजय की वेला में सिद्ध हुआ झूठी थी सारी अनिवार्यता भविष्य की, केवल कर्म सत्य है, मानो जो करता है इसी समय उसी में निहित है भविष्य युग युग तक। अंधा युग नाटक का उक्त संवाद किस अंक से उद्धत है? तो यह आपका उद्धत है पशु का उदय से। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वह है, समझदारी आने पर यौवन चला जाता है, जब तक माला गूंथी जाती है फूल कुम्हला जाते हैं। जयशंकर प्रसाद कृत चंद्रगुप्त नाटक का उक्त संवाद किस पात्र द्वारा बोला गया है? तो यह आपका बोला गया है चाणक्य के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, काव्य शोभाया कर्तारो धर्म गुणा, यह किस आचार्य की उक्ति है? तो यह उक्ति है आचार्य वामन की। किसकी उक्ति है? आचार्य वामन की। अगला क्वेश्चन नंबर 32 है, जहाँ समानार्थक विशेषणों से प्रस्तुत के वर्णन द्वारा अप्रस्तुत का बोध कराया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो इसमें वहाँ होता है कौन सा अलंकार? समासोक्ति।
समासोक्ति अलंकार होता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, मैं साहित्य को मनुष्य की दृष्टि से देखने का पक्षपाती हूँ, यह किस आचार्य की उक्ति है? तो यह उक्ति है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की उक्ति है, ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने अलंकार को काव्य की आत्मा मान कर रस का महत्व गौड़ कर दिया है? तो इसमें जो प्रमुख अलंकारवादी आचार्य हैं वह हैं भामा एक अलंकारवादी आचार्य थे। अगला जो क्वेश्चन है, जहाँ वक्रोक्ति वक्ता की कंठ ध्वनि पर आश्रित होती है तब उसे क्या कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वह होगा काकु वक्रोक्ति। क्या होगा? काकु वक्रोक्ति। अगला जो क्वेश्चन है, वक्रोक्ति के प्रवर्तक कुंतक थे, ये भी आप जान लीजिए। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, इसमें से कौन सा ग्रंथ आचार्य भामा का है? तो इसमें से काव्य अलंकार जो है वह है भामा का। ध्वन्यालोक जो है वह है आनंदवर्धन का। काव्यादर्श दंडी का। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ प्रसाद का, आचार्य विश्वनाथ जी का था। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, स्वाधीनता प्राप्ति के अवसर पर लिखी गई निम्नलिखित कविता किस कवि की है? मुक्त गगन है, मुक्त पवन है, मुक्त सांस गर्वीली, लांग साथ लांबी नदियों को हुई श्रृंखला ढीली, टूटी नहीं कि लगा अभी तक उपनिवेश का दाग, बोल तिरंगे तुझे उड़ाऊं या कि जगाऊं आग। यह कविता की पंक्तियां हैं माखनलाल चतुर्वेदी जी की। ये पंक्तियाँ माखनलाल चतुर्वेदी जी की कविता की हैं। अगला जो क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से प्रपद्यवादी कवि नहीं हैं? तो ये आप जान लीजिए कि प्रपद्यवादी कवि जो नहीं हैं वह हैं गिरजा कुमार माथुर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाता है। और इनको नकेनवादी भी कहा जाता है। नकेनवादी मतलब नलिन बिलोचन शर्मा, केसरी कुमार और नरेश मेहता, ये तीनों कौन थे? नकेनवादी कवि थे। अगला जो क्वेश्चन है वह है, कविता तो कवि की आत्मा का आलोक है, उसके हृदय का रस है जो बाहर की वस्तु का अवलंब लेकर फूट पड़ती है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है किसका? रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन है। ये रामधारी सिंह दिनकर जी का कथन है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमचंद्र के प्रसिद्ध उपन्यास पर आधारित है? तो इसका जो सही आंसर आपका होगा वह होगा सूरदास। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल में दिए गए रामानंद के प्रथम 4 शिष्यों का सही अनुक्रम है? तो इसमें जो इनके भक्तों का सही अनुक्रम है वह है विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है। विकल्प 2 आपका सही आंसर हो जाता है अनंतानंद, सुखानंद, सुरसुरानंद, नरहर्यानंद। ऑप्शन 2 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार निम्नलिखित संप्रदायों का सही अनुक्रम है? तो उसमें जो सही अनुक्रम है वह आपका विकल्प 3 सही हो जाएगा, जिसमें कि श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय। जिसमें कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानुजाचार्य, ब्रह्म संप्रदाय के मध्वाचार्य, रुद्र संप्रदाय के विष्णु स्वामी और सनकादि संप्रदाय के निम्बार्काचार्य हैं। निम्बार्काचार्य मध्वाचार्य के गुरु थे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43, काल क्रम की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें अंग दर्पण, विरह वारिस, व्यंगार्थ कौमुदी, मधुर प्रिया, ये आपका सही आंसर हो जाता है। अंग दर्पण रसलीन की है, विरह वारिस बोधा की है, व्यंगार्थ कौमुदी प्रताप शाही की है। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें आपका विकल्प सही हो जाएगा विकल्प 1 रश्मि रथी, जो कि लिखी गई है 1952 में, कनुप्रिया 1959 में, और संशय की एक रात, जो कि प्रबंध काव्य है नरेश मेहता जी का। यह बहुत ही प्रसिद्ध प्रबंध काव्य है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, रचना काल के अनुसार भारतेंदु हरिश्चंद्र की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम है। तो इसमें आपका सही हो जाएगा विकल्प 3। कौन सा सही हो जाएगा? विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित प्रबंध काव्यों का सही अनुक्रम है।
तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार अब अगर हमको व्यवस्थित करना है तो हमको सबका प्रकाशन वर्ष जानना जरूरी हो गया है। तो विष्णुप्रिया यह लिखा गया 1957 में। उर्वशी 1909 में, जो कि जयशंकर प्रसाद जी का एक चंपू काव्य है। लोकायतन यह लिखा गया 1964 में और आत्मजयी यह लिखा गया 1965 में। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सही हो जाता है 3। आत्मजयी कुंवर नारायण जी का यह प्रबंध काव्य है और ये तीसरे सप्तक के कवि थे। उर्वशी गीत नाट्य जो कि 1961 में लिखा गया वह रामधारी सिंह दिनकर का है, जबकि 1909 में यह उर्वशी लिखा गया जो है वह चंपू काव्य है जयशंकर प्रसाद जी का। अगला क्वेश्चन जो है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित कवियों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें आपका सही हो जाएगा विकल्प 1। अगला क्वेश्चन, जन्म काल की दृष्टि से निम्नलिखित निबंधकारों का सही अनुक्रम बताना है। तो जन्म काल की दृष्टि से जो सही अनुक्रम है वह है बाल मुकुंद गुप्त, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह और गुलाब राय। इस प्रकार से विकल्प 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम बताइए। तो इसमें भी ये जितने भी उपन्यासकार दिए गए हैं ये सारे प्रगतिवादी और मार्क्सवादी उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। इसमें यह विकल्प आपका सही हो जाएगा 1। अगला जो क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानी संग्रह का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें आपका विकल्प 1 सही हो जाएगा, शरणार्थी, ठुमरी, सतह से उठता आदमी, शोभा यात्रा। अगला जो क्वेश्चन है वह है, जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित नाटककारों का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वह आपका विकल्प 4 सही हो जाएगा, हरिकृष्ण प्रेमी, भीष्म साहनी, मोहन राकेश, शंकर शेष। अगला जो क्वेश्चन है वह है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रहों का सही अनुक्रम बताना है। तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा विकल्प 3, अंगद के पांव, अद्यतन, विकलांग, श्रद्धा का दौर, मराल। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 53, नाटक के कथानक में कुछ दृश्य सूच्य होते हैं, 5 प्रकार के इन सूच्य कथानकों का सही अनुक्रम है। यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। ये इसमें जो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा वह है 3, विस्कंभक, प्रवेशक, चूलिका, अंकार्ष, अंकावतार। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 54, प्रकाशन वर्ष के अनुसार हजारी प्रसाद द्विवेदी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम है। तो इसमें जो सही अनुक्रम है वह है हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल, लालित्य मीमांसा, मध्यकालीन बोध का स्वरूप। ये विकल्प 4 आपका सही ऑप्शन हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का सही अनुक्रम है। तो सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का जो सही अनुक्रम है वह है द्रौपदी, 8वां सर्ग, 1 दूनी 1, रति के कंगन। इस प्रकार से विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है ये स्थापना और तर्क वाले हैं जो कि आपको अपने स्वयं की बुद्धि से करने हैं। इसमें दिया गया है, जहाँ व्यक्ति जीवन का लोक जीवन में लय हो जाता है वही भाव की पवित्र भूमि है। तर्क जो दिया गया है, इसलिए कविता में विश्व हृदय का यह आवास कविता की यथार्थवादी अवस्था है। इसमें आपका जो सही विकल्प है वह है 4, ये सही और गलत है। अगला क्वेश्चन है, काव्य का आनंद लोकोत्तर और अनिर्वचनीय होता है। तर्क है क्योंकि रस को ब्रह्मानंद का समानार्थी कहा गया है। इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है ये सही और आर सही। विकल्प 1 आपका सही हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, रस ज्ञान द्वारा ग्राह्य होता है क्योंकि हृदय की अनुभूति के साथ उसकी बौद्धिक सत्ता भी होती है। इसमें आपका 3 ऑप्शन सही हो जाता है। कौन सा? 3 ऑप्शन सही हो जाता है। ये गलत, आर गलत, इसमें सारे गलत हैं। अगला जो क्वेश्चन है, छायावादोत्तर कविता विचार प्रधान काव्य है क्योंकि उसमें कवि के निजी संवेदना अनुभवों को अभिव्यक्त होने का अवसर नहीं मिला है। इसमें आपका सही हो जाएगा विकल्प 1।
ये गलत, आर गलत। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, वह है कला माध्यम के अनुसार कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर निजत्व की उपलब्धि करता है। इसका तर्क है क्योंकि सत्य कलाकार की संचित पूंजी होती है, सौंदर्य सृजन उसका व्यापार और लोक मंगल का प्रसार उसकी उपलब्धि। इसमें आपका सही हो जाएगा विकल्प 3, यानी कि ये गलत और आर सही है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61, काव्य सौंदर्य भाव और कला की एकान्विति है क्योंकि काव्य में भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों असंबद्ध होते हैं। इसमें जो आपका सही आंसर हो जाएगा वह होगा ये सही, आर गलत, यानी कि विकल्प 1 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, मिथक मनुष्य के आदिम मस्तिष्क की सृजनशील शक्तियों का मूल्यवान सांस्कृतिक उपहार है क्योंकि आदिम मन और मस्तिष्क द्वारा प्रकृति के तत्वों और घटनाओं के मानकीकरण की अचेतन प्रक्रिया ही मिथक रचना का मूल बनी। इसमें जो आपका सही विकल्प हो जाएगा वह हो जाएगा 1 नंबर, यानी कि ये सही, आर सही, दोनों सही हैं इसमें। अगला जो क्वेश्चन है, कविता में श्रृंगार चित्रण अनिवार्य है क्योंकि श्रृंगार की सरस वाग्धारा ही पाठक को आनंदित कर सकती है, अन्य भावधारा नहीं। इसमें आपका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ये गलत, आर गलत, यानी कि विकल्प 4 आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 64, कविता एक अलौकिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, तर्क है इसलिए जीवन का लौकिक पक्ष उसमें नहीं आ सकता। इसमें भी आपका सही हो जाएगा विकल्प 3, ये गलत, आर गलत। जब किसी तर्क में केवल शब्द आ जाए या पूर्वाग्रह की भावना आ जाए तो उसमें हमेशा दोनों गलत होते हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65, छायावादी काव्य आत्मनिष्ठता के कारण अहंवादी बन गया, इसी कारण छायावादी कवियों ने सामाजिक नैतिकताओं की उपेक्षा की। इसमें आपका जो सही विकल्प होगा वह होगा 3, ये गलत, आर गलत। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें आपको जेहि पंखी के नियर होए करे विरह की बात, सोई पंखी जाए जरे तरवर होए निपात। यह जो पंक्तियां हैं यह किसकी हैं? ये हैं जायसी जी की। हमको सपने में सोच जा दिन ते बिछड़े नंदन नंदन ता दिन से यह पोच। यह पंक्तियां किसकी हैं? ये पंक्तियां हैं सूरदास जी की। अब जीवन की है कभी आस न कोई, कनगुरिया की मुदरी कंगना होए। यह पंक्तियां हैं किसकी? तुलसीदास जी की। जिबिया ऐसी बावरी कह गई सरक पताल, आप कह भीतर रही जूती खात कपाल। ये पंक्तियां हैं किसकी? रहीम दास जी की। इस प्रकार से आपका विकल्प कौन सा सही हो जाता है? विकल्प 1 सही हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनकी रचनाओं के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें आपको सुमेलन करना है। तो जो मैना है वह है किसकी? चंदायन की। मैना है चंदायन की। चंदायन मुल्ला दाऊद का अवधी काव्य है जो कि 1379 में लिखा गया। कब लिखा गया? 1379 में। यह एक अवधी काव्य है। ऋतुवर्ण है सत्यवती का, जो कि ईश्वरदास की 1501 में लिखी गई अवधी काव्य है। रुक्मिणी है मृगावती की, जो कि मंझन ने लिखा है। यह भी अवधी भाषा में लिखा गया है। यह 1503 में लिखा गया है। और राघव चेतन पद्मावत का, जो कि जायसी की बहुत प्रसिद्ध अवधी काव्य है। यह 1540 में लिखा गया है। इस प्रकार से आपका विकल्प 1 सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 68, वह है निम्नलिखित कविताओं को उनके रचनाओं के साथ सुमेलित कीजिए। इशारे जिंदगी के। इशारे जिंदगी के, यह लिखा है
अज्ञे जी ने। बूंद टपकी एक नभ से, यह लिखा है भवानी प्रसाद मिश्र ने। 4 ईमानदार, कुंवर नारायण ने। मेरा प्रतिनिधि, रघुवीर सहाय का। इस प्रकार से यह सुमेलन आपका मिलता है विकल्प 2 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपका सुमेलन हो जाएगा, जो प्रेम पथिक है वह लिखा गया है जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा, जो कि 1914 में लिखा गया। प्रेम पथिक 1914 में लिखा गया। जयशंकर जी का जन्म 1989 में और मृत्यु 1937 में हुई। जबकि जो गीतिका है वह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के द्वारा लिखा गया 1936 में, एक प्रसिद्ध काव्य है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का जन्म महिषादल में 1899 में और मृत्यु 1961 में हुई थी। सांध्य गीत जो है यह है महादेवी वर्मा का, जो कि लिखा गया है 1936 में। महादेवी वर्मा जी का जन्म 1907 में और मृत्यु 1987 में। यह राज्यसभा की सदस्य भी रह चुकी हैं। और गुंजन जो है यह लिखा गया है सुमित्रानंदन पंत जी के द्वारा, जो कि 1932 में लिखा गया। सुमित्रानंदन पंत जी का जन्म उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में 1900 में और मृत्यु 1977 में हुई थी। इस प्रकार से यह सुमेलन आपके विकल्प 1 में मिलता है और आपका उत्तर यही हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, वह है निम्नलिखित कहानियों को उनके केंद्रीय विचारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें पूस की रात जो है वह पूस की रात 1930 में लिखी गई प्रेमचंद जी की एक प्रसिद्ध कहानी है। इसमें आपको ऋण की समस्या मिलेगी। जबकि शतरंज का खिलाड़ी जो है वह राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत कहानी है। ठाकुर का कुआं यह जाति भेद से है, जबकि पंच परमेश्वर यह न्यायप्रियता से है। तो पूस की रात 1930 में लिखी गई, शतरंज के खिलाड़ी 1924 में और ठाकुर का कुआं 1932 में। इस प्रकार से आपका सुमेलन ये मिल जाता है विकल्प 2 में और यही आपका उत्तर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपको सुमेलन करना है। सेल्मा जो है वह है अपने अपने अजनबी से। अपने अपने अजनबी 1961 में अज्ञे जी का लिखा एक प्रसिद्ध उपन्यासकार है और इसमें मृत्यु से साक्षात्कार कराया गया है। किससे? मृत्यु से साक्षात्कार कराया गया है। जबकि निर्गुणिया जो है यह है नाच्यो बहुत गोपाल से। किससे है? नाच्यो बहुत गोपाल से। यह 1978 में लिखा गया अमृतलाल नागर जी का भंगी समाज का इतिहास व नारकीयता का चित्रण करता हुआ एक प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला जो है मणिक मुल्ला। तो मणिक मुल्ला आपका है सूरज का 7वां घोड़ा से। सूरज का 7वां घोड़ा 1952 में धर्मवीर भारती जी का लिखा गया एक उपन्यास है और यह अलिफ लैला पंचतंत्र की कथा प्रविधि पर नगरीय जीवन का कटु यथार्थ प्रस्तुत करता हुआ एक प्रसिद्ध उपन्यास है। जबकि जो सरस्वती है वह यह पथ बंधु था, जो कि 1962 में नरेश मेहता जी का एक आदर्शवादी उपन्यास है। इसमें आदर्शवादी दंपति सरस्वती श्रीधर के संघर्ष का अंकन किया गया है। यह बहुत ही अच्छा उपन्यास है और यह सुमेलन आपका मिल जाता है ऑप्शन नंबर 2 में और यही आपका उत्तर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, निम्नलिखित एकांकी नाटकों को उनके नाटककारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो सुमेलन आपको करना है वह इस प्रकार से है कि रेशमी टाई यह राम कुमार जी का है। ये पहले एकांकी लेखककार माने जाते हैं। पहले एकांकीकार राम कुमार वर्मा जी को माना जाता है। बादल की मृत्यु इनकी पहली एकांकी है, जो कि 1950 में पश्चिमी नाट्य विधान को ध्यान में रखकर लिखी गई। इनके बारे में ये तथ्य है। और लाटरी जो है ये आपका हो जाता है भुवनेश्वर प्रसाद का। किसका हो जाता है? भुवनेश्वर प्रसाद का। पर्दे के पीछे उदय शंकर भट्ट का हो जाता है। जबकि रीढ़ की हड्डी जो है यह है जगदीश चंद्र माथुर से। इस प्रकार से यह सुमेलन मिलता है आपके विकल्प नंबर 2 में।
अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित पात्रों को उनकी कहानियों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें आपका जो हो जाएगा वह है चंपा और बुद्धगुप्त, ये हो जाएंगे आकाशदीप जो कि जयशंकर प्रसाद की है। अलोपीदीन बंसीधर, यह हो जाएगा नमक का दरोगा जो कि प्रेमचंद जी की कहानी है। सिरचन और मानू, ये दोनों हो जाएंगे ठेस जो कि फणीश्वर नाथ रेणु की कहानी है। बाबा भारती खड़क सिंह, यह हो जाएगा हार की जीत जो कि सुदर्शन की कहानी है। हार की जीत सुदर्शन ने भी लिखा है और प्रेमचंद जी ने भी एक हार की जीत नामक शीर्षक से एक कहानी लिखी है। तो यह सुमेलन आपके मिल जाता है विकल्प 1 में और यही आपका सही उत्तर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित सिद्धांतों को उनके सिद्धांतकारों के साथ सुमेलित कीजिए। तो जो वक्रोक्ति सिद्धांत है वह है कुंतक का, रीति संप्रदाय ये है वामन का, औचित्य जो है ये है क्षेमेंद्र का और ध्वनि संप्रदाय है आनंदवर्धन का। इस प्रकार से विकल्प 3 आपका सही आंसर हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन और इस प्रश्न पत्र का आखिरी जो क्वेश्चन है वह है क्वेश्चन नंबर 75, जयशंकर प्रसाद के नाट्य गीतों को उनके गाने वाले पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें जो आपका हो जाएगा, जयशंकर प्रसाद जी एक ऐतिहासिक नाटककार माने जाते हैं। तो इसमें अरुण या मधुमय देश हमारा, यह कार्नेलिया ने गाया है। किसने गाया है? कार्नेलिया ने गाया है। हिमाद्र तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, यह कहा है अलका ने। किसने? अलका ने कहा है। तुम कनक किरण के अंतराल में लुक छिपकर चलते हो क्यों, यह कहा है राक्षस ने। आह वेदना मिली विदाई, यह किसने कहा है? देवसेना ने। इस प्रकार से विकल्प 4 आपका सही आंसर हो जाता है। तो ये था जनवरी 2017 का थर्ड पेपर जो कि हिंदी साहित्य का पूरा हल सहित व्याख्या हमने आपके सामने प्रस्तुत की। और इसी प्रकार के प्रीवियस ईयर के पेपर अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।